हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति है। आज के एपिसोड में हम पंचायती राज की यात्रा का विश्लेषण करेंगे ताकि सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी बेहतर हो सके। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। आज 24 अप्रैल है और देश भर में इसे राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 2010 में पहली बार इस दिन का आयोजन किया गया था। हालांकि 1993 में ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा हासिल हो गया था और 1959 में ही प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया था। लेकिन फिर भी एक लंबे अरसे के बाद इस दिवस को आयोजित करने की प्रथा की शुरुआत हुई। पंचायती राज को एक लघु शासन के रूप में जानते हैं, जिसका मकसद हाशिए पर जा चुके समूहों को सत्ता में भागीदार बनाना था। हालांकि ये सवाल बार बार जरूर उठता है कि पंचायती राज अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कितना कामयाब रहा है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पंचायती व्यवस्था की स्थापना से समाज के दबे कुचले वर्गों को सशक्त करने की मुहिम को बल मिला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद ही इसके सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आए हैं। इसमें आरक्षण और विशेषकर महिला आरक्षण ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। महिला, आदिवासी और दलितों को मिले आरक्षण ने इस व्यवस्था को समावेशी बना दिया है। लेकिन सवाल है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण की इन कोशिशों का भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। क्या वाकई में समाज के हर वर्ग को सत्ता में प्रतिनिधित्व मिला है? पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के पीछे एक मकसद शक्ति का विकेंद्रीकरण कर ग्राम सभाओं को मजबूत करना भी था। केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों को कम कर स्थानीय स्वशासन को अधिकार दिया जाना भी इस पहल का मकसद था। दूसरी तरफ मौजूदा वक्त में पंचायती राज को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने और महिला आरक्षण की कामयाबी पर भी चिंतन मनन करने की जरूरत है। एक एक कर इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले पंचायती राज संस्था की यात्रा को समझते हैं। भले ही प्रथम प्रधानमंत्री ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया हो, लेकिन इस व्यवस्था का इतिहास इससे भी पुराना है। 1882 के आसपास तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। तब इसे मुकामी बोर्ड कहा जाता था। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 में इसके लिए प्रावधान किए गए। इसके अंतर्गत कई प्रांतों में ग्राम पंचायतों की नींव डाली गई। यह हम सब जानते हैं कि ग्राम स्वराज की स्थापना राष्ट्रपिता गांधी जी का सपना था। इसलिए आजादी के बाद भी पंचायती राज व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की प्रक्रिया जारी रही। जनवरी 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यों की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की सिफारिश की। जनवरी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। अगले ही साल 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की नींव डाली। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने द्विस्तरीय पद्धति की सिफारिश की। 1985 में जीवी के राव समिति और 1986 में LM सिंघवी समिति का गठन हुआ। LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। फिर 1988 में गाडगिल समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की। नतीजतन 1989 में राजीव गांधी सरकार ने पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। हालांकि लोकसभा से यह विधेयक तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा से यह पारित नहीं हो सका। 1991 में PV नरसिम्हा राव की सरकार ने लोकसभा में फिर एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया और इस बार यह विधेयक दोनों ही सदनों से पारित हो गया। यह 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 के रूप में पारित हुआ। इस विधेयक के उपबंधों को 2 हिस्सों में बांटा गया। जिन प्रावधानों को लागू करना जरूरी है उन्हें अनिवार्य उपबंध की श्रेणी में रखा गया, जबकि कुछ प्रावधानों को राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया। पंचायती राज कानून में 20 लाख या उससे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने की बात कही गई। जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है, वहां पंचायत के 2 स्तर मसलन ग्राम और जिला के स्तर पर ही व्यवस्था लागू करने की बात कही गई। पंचायती व्यवस्था के इतिहास के बाद यह जानना जरूरी है कि इतने प्रयासों के बाद इस व्यवस्था ने अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कितनी सफलता पाई है। देश में संसद और विधानमंडलों के अलावा पंचायती राज जैसी संस्था की नींव का लक्ष्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था।
इसका मकसद सांसदों और विधायकों के अलावा आम लोगों को भी सत्ता में भागीदार बनाना था, ताकि सत्ता के केंद्रीकरण से बचा जा सके। एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 5,000 सांसद और विधायक के अलावा 28 लाख ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं। इससे पता चलता है कि पंचायती व्यवस्था को समावेशी बनाने की कोशिश काफी हद तक सफल रही है। पंचायत के 28 लाख जनप्रतिनिधियों में लगभग 13 लाख महिलाएं हैं, जबकि इनमें लगभग 1 लाख महिला सरपंच SC/ST वर्ग से हैं। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी प्रमाण बताते हैं कि वर्तमान पंचायती व्यवस्था कितनी समावेशी है। हालांकि पंचायती व्यवस्था की कुछ विकृतियों ने इस सफलता की राह में बाधा भी पैदा किया है। महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके परिवार द्वारा शक्ति का असल प्रयोग करना इसकी बड़ी समस्या है। इससे महिलाओं को सशक्त करने की कोशिशों को झटका लगा है। दूसरी तरफ धनबल और बाहुबल के कारण स्थानीय निकायों पर सांसदों, मंत्रियों और प्रभावशाली नेताओं के घरानों एवं रिश्तेदारों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे हाशिए पर जा चुके लोगों को सत्ता में भागीदार बनाने की संकल्पना को भी झटका लगा है। गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है। इससे अलग ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में प्रगति देखी जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पीने के पानी की आपूर्ति, सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने में काफी हद तक मदद मिली है। लेकिन राज्य और केंद्र सरकारों पर वित्तीय सहायता के लिए निर्भरता ने विकास की गति को थोड़ा कम कर दिया है। MP लेड और MLA लेड में मिले फंड्स का सांसद व विधायक अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पंचायत के प्रतिनिधियों को सीधे फंड न मिलने के कारण विकास कार्यों में अनावश्यक देरी होती है। इससे गांव में स्वराज की स्थापना का सपना साकार होता नहीं दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पंचायतों में वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा भी दिखाई गई है। ऐसे में सवाल है कि पंचायती व्यवस्था किन चुनौतियों का सामना कर रही है। तो आइए जानते हैं इन चुनौतियों के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलने के उपकरण के रूप में काम कर रही है, लेकिन फिर भी इनके समक्ष कई चुनौतियां विद्यमान हैं। सबसे बड़ी चुनौती कार्यों और फंडों के पर्याप्त हस्तांतरण के उपाय करने की है। इसके अभाव में पंचायतें संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं कर पाती हैं। दरअसल अधिकतर राज्यों ने अपने यहाँ उन्हीं उपबंधों को लागू किया है जो संवैधानिक रूप से अनिवार्य हैं। स्वैच्छिक उपबंधों पर पूरी तरह अमल करने की कोशिश राज्य सरकारों ने नहीं की है। इसलिए ज्यादातर राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय लेन देन सुनिश्चित करने के प्रयास नहीं किए हैं। पंचायती राज की सफलता में दलगत राजनीति भी एक बड़ी रुकावट है। राजनीतिक दलों की दखलंदाजी से पंचायतें धीरे धीरे राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तर्ज पर पंचायत चुनाव होने से इसमें भी धनबल और बाहुबल का प्रयोग तथा चुनावी हिंसा देखी जा रही है। इसलिए पंचायतों में भी दूषित राजनीति की शुरुआत हो गई है। शिक्षा का अभाव भी पंचायत के सामने एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण परिवेश में आमतौर पर साक्षरता दर कम होती है। इस कारण महिला आरक्षण की संकल्पना प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। अशिक्षित महिलाएं प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हो जाने के बाद अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाती, इसलिए उनके पति उनके अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है महिला आरक्षण की संकल्पना अर्थहीन प्रतीत हो रही है। इसके अलावा सरकारी निधि पर अत्यधिक निर्भरता और पंचायत द्वारा खुद राजस्व की उगाही न करना भी एक चुनौती है। आत्मनिर्भर न होने से पंचायत विकास कार्यों के फैसले नहीं ले पाती है। राज्य वित्त आयोग के गठन से पंचायतों को सरकारों द्वारा धन मुहैया तो कराया जाता है, लेकिन पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इस कारण कई तरह की विसंगतियां पैदा हो रही हैं। इससे इतर लालफीताशाही भी एक बड़ी चुनौती है। लालफीताशाही के प्रभाव में इजाफा होने के कारण विकास कार्यों को पूरा करने में अनावश्यक रूप से देरी हुई है। जरूरी फाइलों का महीनों तक कार्यालयों में लंबित रहने और मुखिया सरपंचों को फंडों के अनुमोदन के लिए बार बार प्रखंड कार्यालयों में जाने से विकास कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। इससे घूसखोरी और भ्रष्टाचार जैसी समस्या भी ग्राम पंचायतों में आम होती जा रही है। एक और चुनौती की बात करें तो पंचायतों की कमजोर संरचना भी पंचायत के कार्यों को प्रभावित करती है। लगभग 25% पंचायतों में अभी भी कार्यालय भवन नहीं बने हैं। अमूमन पंचायतों में पूर्णकालिक सचिव नहीं होते। फिर तकनीकी रूप से सक्षम न होने की वजह से सर्वेक्षण और नियोजन के आंकड़े या इससे जुड़े तथ्यों का संग्रह भी नहीं हो पाता। इसलिए कार्यों में तेजी नहीं आ पाती। यही कारण है कि तमाम प्रावधानों के बाद भी पंचायतों में कई चुनौतियां विद्यमान हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। सही अर्थों में देखें तो पंचायती राज के लक्ष्यों को पूर्ण रूप से अभी भी प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसके पीछे तमाम कारण हैं जिनका जिक्र हमने पहले ही किया है। अगर स्थानीय स्वशासन का वास्तविक परिणाम पाना है तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के घरों को बेहतर शिक्षा से लैस करना होगा।
इससे आम आदमी न केवल राजनीति के प्रति जागरूक होगा बल्कि अपने अधिकारों को भी समझ सकेगा। तभी स्थानीय निकायों के कार्यों का नियमित सोशल ऑडिट हो सकेगा और जनप्रतिनिधियों के उत्तरदायित्वों को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। ऐसे में जानकारी और समझ के अभाव के कारण हो रहे भ्रष्टाचार और गबन पर भी रोक लग सकेगी। साथ ही शिक्षा के जरिए महिला आरक्षण को सफल बनाया जा सकता है। कई राज्यों ने 50% महिला आरक्षण जरूर कर दिया है, लेकिन साक्षरता को बेहतर किए बिना इसके उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ सत्ता के लोभ के कारण ग्राम स्तर पर भी राजनीति के कुप्रभाव दिखने लगे हैं। राजनीतिक दलों के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण पंचायत स्तर की राजनीति भी राज्य और केंद्र स्तर सरीखे लगने लगी है। चुनाव प्रचार से लेकर बूथ स्तर तक जातिवाद और संप्रदायवाद को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में पंचायत को दलगत राजनीति से बचाने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों के दखल पर नियंत्रण किया जाए। उन्हें पंचायत चुनावों में भाग लेने से प्रतिबंधित करना एक उपाय हो सकता है। इससे इतर पंचायतों को आत्मनिर्भर करने के लिए उनको कई अधिकार दिए जाने की भी जरूरत है। समझना होगा कि लोकतंत्र की सार्थकता भी तभी है जब गांवों से लेकर संसद तक प्रत्येक स्तर पर जनता के प्रतिनिधियों की अधिकतम भागीदारी हो। गांवों का देश होने की वजह से भारत तभी समृद्ध हो सकता है जब इसकी आत्मा के रूप में गांवों की प्रगति हो, और गांवों का सर्वांगीण विकास पंचायतों की सफलता के द्वारा ही संभव है। इसलिए जरूरी है कि योजनाओं के बेहतर समन्वय और क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाए। इसमें पंचायती राज को लोकतांत्रिक रूप से मजबूत करने के लिए बेहतर हो कि पंचायत अपनी योजना खुद तैयार करे और उसे लागू भी खुद करे। समझना होगा कि सही मायने में शक्ति का विकेंद्रीकरण तभी होगा जब पंचायत के प्रतिनिधियों को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाएगा। इससे न केवल पंचायतों में आत्मनिर्भरता आएगी बल्कि गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को भी साकार किया जा सकेगा। आज का सवाल है, क्या पंचायती राज व्यवस्था अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रही है? प्रश्न के पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए।